हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसेज को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको जो कम्प्रीहेंशन आता है, जो पैसेज आता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि पैसेज को हम किस तरह से सॉल्व करें। क्या पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर विदाउट प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम भी हम पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी मतलब इन लेस टाइम हम उस पैसेज को किस तरह से सॉल्व करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन होती है कि आपको बहुत सारी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर में पैसेज अटैम्प्ट करने से पहले आपको पैसेज की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको पैसेजेस लेने पड़ेंगे एंड उन्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो एट द एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीडेड टू सॉल्व द कम्प्रीहेंशन एट द टाइम ऑफ द पेपर। बट ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से पहले कम्प्रीहेंशन की कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी। पैसेज को मैंने कभी भी प्रैक्टिस इसकी नहीं की थी। तो अब यहाँ पे आपको फिर करना क्या है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जस्ट आपको वो एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में पैसेज को सॉल्व करना है। बस उस डे, एग्ज़ाम वाले दिन पैसेज को सॉल्व करने की आपको स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले आपको कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे यूनिट्स मत लेके बैठ जाइए। जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले कम्प्रीहेंशन लेके बैठ जाते हैं, डीआई लेके बैठ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लेके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आता है वो कर लीजिए। पेपर में कंप्यूटराइज्ड पेपर है आपका, तो दोबारा से आप उन क्वेश्चंस पे आ सकते हैं बड़े ही आराम से। जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कीजिए कि कभी भी पेपर की शुरुआत में वो टिपिकल सी यूनिट्स मत कीजिए जिनमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। अब जब उसके बाद आप कम्प्रीहेंशन पे आ रहे हो, कम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। बिकॉज कम्प्रीहेंशन में अगर आपने कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हो, उसमें 2-3 तो आपके मिनिमम सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए पेपर में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपको अटैम्प्ट ये ज़रूर करना है, बाद में कर लीजिए लेकिन ये ज़रूर अटैम्प्ट करना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि पैसेज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें सारे का सारा पैसेज रीड करना पड़ता है। फर्स्टली रीड द पैसेज, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा पैसेज पहले अच्छे से रीड करना पड़े। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 मिनट लगा देते हैं जस्ट पैसेज को बार बार रीड करने में और उसे समझने में। जो आपके पास 2 मीडियम्स में पैसेज आता है, एक इंग्लिश मीडियम में आता है और एक हिंदी मीडियम में आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट रीडिंग में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जस्ट जैसे हम कह देते हैं ना कि एक बार उस पर झात मार लेनी, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिए पैसेज को कि उसका मेन आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है, जस्ट इतना इनफ है। मतलब लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उसे रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम लाइन टू लाइन समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड कीजिए। जैसे जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को पढ़िए एंड उस क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जो भी लाइंस दी हुई हैं, उन लाइंस एंड उन वर्ड्स को आप पैसेज में ढूंढिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज की तरफ जाओगे तो आपको मालूम होगा कि मुझे ये लाइंस एंड ये वर्ड्स जो हैं ये पैसेज में ढूंढने हैं, और आप बहुत केयरफुली उन्हीं वर्ड्स पे एंड उन्हीं लाइंस पे फोकस करोगे, बजाय कि पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ने से आप जस्ट उन वर्ड्स एंड उन की पॉइंट्स पे फोकस करोगे जो आपको जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? तो इस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। अभी एग्जांपल के लिए हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। ये बुक है
KVS मैदान की। ठीक है, इसमें से हम एक पैसेज ले लेते हैं सैम्पल के लिए, उसे सॉल्व करके देखते हैं। और मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये छोटा सा एक पैसेज है, क्रिएटिव सोसाइटी पे ये लिया गया है, द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी। अब बजाय के सारा का सारा पैसेज पढ़ने के, अगर मैं जस्ट इसका क्वेश्चन ही देख लूँ, फर्स्ट वाला, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आते या इंग्लिश में पैसेज अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो आप उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन ज़रूर समझिए। बिकॉज़ हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज ज़्यादातर हिंदी में प्रोफिशेंसी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की। तो एक बार जो पैसेज है उसे आप हिंदी में ज़रूर देख लीजिए, जिससे उसका सेंट्रल आइडिया कि हिंदी में क्या बोला गया है। एंड क्वेश्चंस को भी हिंदी में ज़रूर पढ़ लीजिए। कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो जो इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं ना बच्चे, पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो भी एक बार कंप्रीहेंशन को हिंदी मीडियम में देख लिया कीजिए, एंड क्वेश्चंस को भी हिंदी मीडियम में देख लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है जैसे व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी। तो ऑथर का क्रिएटिव सोसाइटी से क्या मतलब है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, सोसाइटी वेयर डिवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेरी राइटिंग्स सीक इंसेंटिव। वो सोसाइटी जहाँ पे डिवर्स आर्ट फॉर्म्स जो हैं, लिटरेरी राइटिंग जो हैं, ये इंसेंटिव सीख करती हैं। अब हमने पैसेज में ये देखना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहीं पे क्रिएटिव सोसाइटी का ऑथर का कहने का मतलब ये बनता है। तो देख लीजिए, सोसाइटी वेयर डिवर्स आर्ट्स फॉर्म्स आपको कहीं भी नज़र आ रहा है। सोसाइटी वेयर डिवर्स आर्ट फॉर्म्स ढूंढ लीजिए, कहीं भी नज़र आया आपको। स्टार्टिंग में ही होगा ये, बहुत एंड में तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पहले 3-4 लाइंस में से ही पूछा जाता है। तो मुझे तो कहीं ये लाइन नज़र नहीं आई, तो मैं इसे रिजेक्ट कर देती हूँ। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, ए सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वालिटीज़ आर एक्सेप्टेड एज ए नॉर्म। अब इसको मैं बीच में से कहीं भी ढूंढूंगी नहीं, बिकॉज ये मेरी कॉमन सेंस है। एक क्रिएटिव सोसाइटी, क्या एक क्रिएटिव सोसाइटी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसे एक नॉर्म की तरह एक्सेप्ट किया जाए? ये नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस कहती है कि ये आंसर नहीं हो सकता। आप चाहे ढूंढ भी लीजिए, नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन इसका देखते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इसका ये है, ये सोसाइटी वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस आर आर्टिकुलेट। अब ये ढूंढते हैं, ये सोसाइटी वेयर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस आर आर्टिकुलेट। अब इसे ढूंढिए, क्या आपको ये कहीं नज़र आया? ये नज़र आ गया, ये लाइन देखिए, कॉन्ट्राडिक्शंस बिकम आर्टिकुलेट, नज़र आया। मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। अब फोर्थ वाले पे भी एक बार जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, सोसाइटी वेयर द एक्सप्लॉइटेड एंड ओप्रेस्ड ग्रुप्स ग्रो कॉन्शियस ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट। मतलब जो एक्सप्लॉइटेड एंड ओप्रेस्ड ग्रुप्स होते हैं वो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए जागरूक हुए, ऐसी सोसाइटी को हम क्रिएटिव सोसाइटी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसी बात है सच में, तो इसे भी ढूंढ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे एक बात लिखी है, व्हेन ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स गेट पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड एंड डिमांड देयर राइट्स। वो सोसाइटी जहाँ पे जो ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स हों वो पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड और अपने राइट्स को डिमांड करें। तो यही तो मीनिंग बन रहा था डी ऑप्शन का, जो ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं वो अपने राइट्स को लेके कॉन्शियस हों, थोड़े से जागरूक हों, अपने राइट्स को डिमांड करें। ठीक हुआ, समझ में आया? मतलब इसका ऑप्शन अभी क्या बनेगा फिर? सी एंड डी सही बनेगा। देख लेते हैं सी ऑप्शन, मतलब इसका करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे भी सी ही बताया गया है। तो इस तरह से, इस तरीके से अगर आप कंप्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। एंड आपको बहुत ज़्यादा पेपर से पहले इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जस्ट पैसेज को एक निगाह ही लगाई कि क्या क्या उसमें दिया गया, क्रिएटिव सोसाइटी की बातें की गई हैं। ठीक है, तो एक दो चीज़ें मैंने ऊपर से जस्ट पैसेज में पढ़ ली, बहुत डीपली मैं पैसेज की तरफ नहीं गई। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने इसमें से ढूंढना शुरू किया। और जब मैं ऑप्शंस को उसमें से ढूंढ रही थी तो मेरी नज़र जस्ट उस ऑप्शन पे थी कि मैंने इस ऑप्शन को ही इस पैसेज में ढूंढना है। मैं पूरे पैसेज को नहीं पढ़ रही थी। और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऊपर वाली 4-5 लाइंस में ही लाई करना चाहिए, वो नीचे तो होना नहीं चाहिए। तो मैंने जस्ट ऊपर वाली 4-5 लाइंस को ही ध्यान से पढ़ा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप
पूरे पैसेज को ध्यान से बड़े मतलब डिटेल में समझने लग जाएं, 10 मिनट उसमें वेस्ट कर दें तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को उसमें ढूंढिए, और हमेशा ये माइंड में रखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पहली 4-5 लाइंस में से ही आता है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके कुछ नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन वो लास्ट वाले पैराग्राफ से नहीं पूछेंगे, फर्स्ट वाले स्टार्टिंग से ही पूछेंगे। तो इस तरह से आपको पैसेज जो है वो सॉल्व करना चाहिए। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। तो यही बताना था आज की इस वीडियो में मैंने। होपफुली यू लाइक डैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। एंड हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कोर्स में एनरोल करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक डैट। थैंक यू।